नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा डिबेट। मैं हूं अमित सिंह। आज का विषय आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बस बिहार किसकी सरकार। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां अब जोर पकड़ चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल समाज के अलग अलग हिस्सों को अपने साथ लाने की तैयारी में जुटे हैं। बिहार की राजनीति की खास बात है कि जाति बिहार से जाती ही नहीं है और चुनाव से पहले नेता उसे और मजबूत करने की जुगत में लग जाते हैं। चुनाव से पहले बिहार जातियों और उपजातियों में पूरा बंट चुका है और हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी चुन ली है। राजनीतिक दल भी जातिगत सभा के जरिए लोगों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास M+Y यानी माई है। मुस्लिम और यादव समीकरण, मुस्लिम करीब 17% हैं, यादव करीब 14%। इसके अलावा वोट बैंक में अगर 9% और ऐड हो जाता है तो तेजस्वी 40% वोट बैंक के हकदार हो जाएंगे। मोदी नीतीश एंड अलायंस के पास करीब 42% वोट है। सवर्ण 10%। एनडीए के लिए वैसे ही पक्के हैं। मुस्लिम वोटर महागठबंधन के लिए पक्का वोटर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनको दो काम करने होंगे। पहला तो MY में नई जातियों को जोड़ें और दूसरा एनडीए के वोट बैंक को तोड़ें। तेजस्वी ये दोनों काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने आधे फीसदी 1% वाली जातियों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा था, उसी तरह तेजस्वी यादव जातियों का गुलदस्ता बना रहे हैं, बुके बना रहे हैं। तेजस्वी यादव अब चौरसिया समाज को अपनी तरफ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पटना में चौरसिया सम्मेलन को संबोधित भी किया था, जहां खासी भीड़ हुई। बिहार में जातियों की गिनती हुई तो चौरसिया भी गिने गए, उनकी गिनती निकली 6,16,000। बिहार की आबादी में उनका हिस्सा करीब करीब 50% है। बिहार के क्लोज कंटेस्ट में आगे परसेंट वोट का बहुत अहम रोल रहने वाला है। इस आधे % को भी रिझाने के लिए तेजस्वी यादव 90 वाले लालू की याद दिला रहे हैं। आपको बता दें कि चौरसिया की गिनती वैश्य समाज की 52 उपजातियों में होती है। पान का कारोबार करने वाले चौरसिया बीते 25 सालों से मोटे तौर पर एनडीए का कोर वोट बैंक रहे हैं। तेजस्वी यादव उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानबूझकर 90 वाले लालू का नाम ले रहे हैं। उस दौर में पिछड़ों को एक साथ लालू लेकर आए थे और इसका असर चुनाव पर देखने को मिला था। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। बिहार की सियासत, वहां की पॉलिटिक्स, वोटों की गिनती और उनका परसेंटाइल कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा, ये हम समझने की कोशिश डिबेट के दौरान करेंगे। स्वागत कीजिए भूपेंद्र यादव का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कुछ ही वक्त में अरुण कुमार मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। सुधा जी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जैन मेरे साथ हैं। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं भूपेंद्र यादव से करूंगा। भूपेंद्र यादव जी, 40% वोटों का जो काउंट है वो बताता है कि तेजस्वी यादव बहुत मजबूत स्थिति में है। एक तो MY समीकरण हमेशा से उनके पक्ष में रहा है। इसके अलावा जो चौरसिया बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर भी अब वो उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 10-12% जो सवर्ण वोट है एनडीए का वो इंटैक्ट है, लेकिन इसके अलावा पासवान, मोची, जाटव, रविदास, कुशवाहा, मुसहर, कुर्मी, वैश्य, कानू, नोनिया, कहार, नाई, इनको मिला दे तो करीब करीब 30-35% होता है। टक्कर बहुत कड़ी है भूपेंद्र जी। जी अमित भाई साहब, सबसे पहले मैं पूरे देश की जनता को नमस्कार करता हूं जी, और पूरे हमारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। ऐसा है अमित जी, बिहार के अंदर में खास करके जो है ना, हमारा जो एनडीए है, हमारे पास में 42% नहीं, हमारे पास में कम से कम 50-55% वोट है रे भाई। जी, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ये माई समीकरण के नाम पर इनका माई समीकरण भी टूट चुका है। अभी देख लीजिए हमारे प्रदेश के अंदर में खास करके पसमंदा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ में संशोधन करके उनकी उत्थान के लिए जो काम किया, तो उसमें से भी कुछ परसेंटेज हमारा टूट के आ रहा है जी। दूसरी बात, जादुओं में खास करके चूंकि लालू जी गरेरी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए गरेरी का वोट 0.5% है और किश्नौट और मजरोट यहाँ पर सबसे दबंग जो है ना जादुओं में गिनी जाती है।
तो सभी लोग जो है ना, अब जो दबंग थे, किश्नौट और मजरोट जिसकी आबादी जो है 95% है, तो मैं बता दूं अमित जी कि इसमें से ये जो पिछले बार 18 वो जो है विभाग रख करके अपने मलाई चाभे हैं लालू जी, 17 महीने के सरकार में और नौकरी बेचने का काम किए हैं। तो पूरे जदूवंश इनकी 15 साल के कुशासन से उब करके अब एनडीए के दामन जो है ना थामने जा रहा है रे भाई। चूंकि जदूवंश के लिए तो ये कुछ किए ही नहीं, अब मुसलमान भाई भी जो है ना इनका फुटही नाव पर चढ़ने नहीं जा रहा है। चाहे तो ये जितना जो है ना ये डर दिखा दे बीजेपी का जी, लेकिन अब मुसलमान और यादव खास करके जो है इनके जो है ना पाले से छिटक करके एनडीए से पूरी तरह से इंटैक्ट होने जा रहा है। चूंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको लालू परिवार ठगा नहीं। आप देख लीजिए जदूवंश भी अब टूट के आ गए, इनके पास में थोड़ी बहुत मुसलमान वोट करेंगे और कुछ जो है ना जदूवंश के कुछ लोग जिनको समझ में नहीं आता है उनके बारे में वो करेंगे। लेकिन अब जो है ना इनके पास कोई वोट का बहुत बड़ा कुछ है ही नहीं। माई समीकरण भी क्रैक हो चुका है और ये पूरी तरह से 2025 के चुनाव में हार के मुंह देखने जा रहे हैं। अभी देख लीजिए वोटर लिस्ट में ये लोग झूठ मूठ के जो है ना, माननीय चुनाव आयोग जो हमारे जो है संवैधानिक उनके पास में पावर है और संविधान उनको इजाजत देता है पुनरीक्षण करने का जी। और बिहार के अंदर में किस तरह से जो है ना पारदर्शिता के साथ माननीय चुनाव आयोग जो है ना सभी वोटरों को जो है ना सही ढंग से जो है ना समाहित करके पूरे बिहार की स्वच्छ वातावरण में इलेक्शन कराने का निर्णय ले लिया है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम नहीं समझते हैं कि बिहार में एंटी गठबंधन के नाव पर बिहार की जनता सवारी करने जाएगी मेरे भाई 2025 में। चूंकि इनकी नाव फूटही है, अब फूटही नाव पर ना ठीक है तो अब जादव भूपेंद्र यादव, चढ़ेंगे। मैं सुधा मिश्रा के पास जा रहा हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, अभी आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ नहीं है तो मैं उनसे जवाब लेता। डॉक्टर सुधा, आप गठबंधन में आरजेडी की साथी हैं, बिहार में जो चल रहा है वोट रिफॉर्म को लेकर लगातार आपकी पार्टी और जो आपके सहयोगी हैं विपक्षी गठबंधन लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बंद का आह्वान किया गया। तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वक्फ जो बिल है वो कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा। उनसे सवाल पूछा गया, कल पत्रकार वार्ता में बहुत अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। आरजेडी के प्रवक्ता होते तो मैं पूछता, लेकिन आपको क्या सिनेरियो लग रहा है? क्योंकि बीजेपी का जो एनडीए का जो सवर्ण वोट बैंक है बहुत इंटैक्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर, यादव वोटर अखिलेश यादव के लिए इंटैक्ट है, वैसे ही बिहार में जो दलित पिछड़ा है वो आरजेडी के साथ खड़े हुए हैं, मुस्लिम वोटर्स उनके साथ खड़े हैं, यादव उनके साथ खड़े हैं। बहुत कांटे की टक्कर है। 84 जो चौरसिया मतदाता है वहाँ पर जो पान के कारोबार में है वो 4-5% का अगर उलटफेर हो जाए तो बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। आप गठबंधन में कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है बिहार को लेकर और आप किस तरह से इस डेटा को देख रही हैं? जो परसेंटेज डेटा हम बता रहे हैं कि भाई 30% इनके पास है, 40% इनके पास है, 10% जो सवर्ण वोट है वो एनडीए को सपोर्ट करता है। तेजस्वी यादव बहुत मजबूत हैं अगर दलित पिछड़ा वोट बैंक की बात की जाए तो। डॉक्टर सुधा, आप कैसे देख रही हैं बिहार में? जी अभी हमारे भूपेंद्र भाई टूटही नाव की बात कर रहे हैं। हाँ। मतलब दिन भर झूठही बात में रहने वाले लोग टूटही नाव की बात कर रहे हैं, तो क्या ही इस देश की बात की जाए। लेकिन हाँ, मैं कुछ बातों को जरूर कहूंगी। चुनाव आयोग के द्वारा किए गए जिन प्रमाण पत्रों और जिस तरह जांच की जा रही है और जिस तरह पत्रकारों पे एफआईआर की जा रही है, आपको मालूम चला ही होगा। और एफआईआर किस बेस पे की गई ये भी आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे तो एफआईआर पढ़ाने के नाम पे होगा, शिक्षकों पे होगा, पत्रकारों पे होगा। और उसके बाद भी ये बहुत गर्व में कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बेहतर है। क्योंकि झूठ बोलने के लिए आपको कुछ बेस की जरूरत नहीं है ना आंकड़ों की जरूरत है, ना कुछ कहना है। आपको सिर्फ दिखावा करना है, सब्जबाग रखने हैं, और सब्जबाग में तो आप लोग आगे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। 24 की बात करूं, बरसात का टाइम था, जुलाई से लेके जून से लेके जिस तरह से पुल टूट रहे थे और उन 12 दिनों में 18 पुलों का टूटना,
बाढ़ग्रस्त जगहों पे जिस तरह से बीएलओ को करके इस समय जो किया जा रहा है, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, बैनर पे कुछ और, एक्चुअल में कुछ और जब पत्रकार उसको दिखा रहे हैं तो उनको किसी तरह चुप कराने की कोशिशें, ये सब जो भाजपा के लोग कर रहे हैं और भाजपा के साथ इंटैक्ट होके, अभी भाई ने कहा इंटैक्ट होके सब है, इंटैक्ट होके मतदाता है, इंटैक्ट, अरे इंटैक्ट नहीं हो रहा है। आपने इस देश के लोगों को अंधविश्वास, एक दूसरे के विरोध में खड़ा करके सिर्फ और सिर्फ जीतने की एक मान लिया है कि जीतना ही बहुत बड़ी बात है। जबकि अमित जी आप भी जानते हैं जीतना कहीं से दिखाता नहीं कि आप भ्रष्ट नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं, अगर पुलों की जांच की जाए तो पिछले 11 वर्षों में जिस तरह खराब मटेरियल की वजह से पुल टूटे हैं, बिना इनॉग्रेशन के जो हुआ है, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार का उदाहरण हो ही नहीं सकता। और जिस बिहार की ये बात कर रहे हैं, जिस जनता की बात कर रहे हैं, उनकी तो ये दुश्मन है। ये जनता के फेवर में करते क्या है? अभी अभी ये बात कर रहे थे हमारे नेता की जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ गठबंधन में है, उनकी बात कर रहे थे। अरे वो नौकरी नहीं, उन्होंने नौकरी दिया और यूपी के लोगों को भी दिया। आपको छोड़ दीजिए, आप तो जो बनाई व्यवस्था है, यूपी के लोगों से नौकरी बेचे हैं। आप लोग, संजय यादव एक नौकरी बेचवा गया है हरियाणा से। अपने राज्य के लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इतने बच्चों को नौकरी दी है जो बेरोजगारी से अपने जीवन का यापन नहीं कर पा रहे थे। और शायद आपके पास लिस्ट नहीं होगी, आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कि जो बीपीएससी के सिलेक्शन हुए थे उसमें कितने बच्चे यूपी के गए। तो आप लोग तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन लेके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके सारे इंजन फेल है। क्योंकि अगर इंजन एक भी अच्छा हो तो कार्य अच्छा हो सकता है। तो दूसरों पे तोहमत लगाने से पहले सबसे जरूरी है, इस बात की जनता बहुत समझदार है। और जिस तरह आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आधार कार्ड को सम्मिलित किया, वोटर आईडी कार्ड को सम्मिलित किया और चुनाव आयोग को बोला कि आप कौन होते हैं नागरिकता को चेक करने वाले, कि नागरिक है कि नहीं। और सोचिए मेरी कितनी अजीब बात है, इनकी सरकार केंद्र में, ये है राज्य में, और मतलब चुनाव आयोग बताता है इनको कि कितने लोग बाहर से आके बस गए हैं बिहार में। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? अरे इस्तीफा देके हटिए, कार्य करने वाले कार्य करेंगे। आपको अब मालूम चल रहा है लोकसभा का चुनाव हो गया था, तब कोई मतदाता फर्जी नहीं थे, अचानक से फर्जी आ गए। और चुनाव आयोग ने आपको बता दिया कि सारे बाहर से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, भूटान से, कहां से आए हुए हैं। तो क्या आपकी सरकार केंद्र की सो रही है? गृह मंत्रालय सो रहा है? आपको पता ही नहीं है। अचानक से चुनाव आयोग ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया और आप जान गए कि ऐसे लोग आ रहे हैं, घुसपैठिए लोग यहाँ पे घुसपैठिए बैठे हुए हैं। अमित जी, सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस देश के लोगों को बरगलाने, इस लोगों को बहलाने और जिस तरह से अंधभक्ति में ढकेलने का काम हो रहा है, शिक्षकों पे एफआईआर हो रही है, पत्रकारों पे एफआईआर हो रही है, उनकी आवाजें बंद की जा रही हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। ये मात्र दिखावे की बात करने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि जीतना ही दिखाता है कि बहुत अच्छे हैं, जबकि आपका जीतना कहीं ना कहीं दिखाता है। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में अगर जिस तरह वोटरों की संख्या बढ़ाई गई थी और इनकी जीत हुई, अगर उसमें सच में कोई संवेदनशीलता से जांच करे तो इनकी सरकार किस तरह से क्या करके आई है सबको पता है। ठीक है सुधा जी, मैं उठाना जिस दिन आप बंद कर देंगे, ठीक है, मैं आ रहा हूं। उस देश में ऐसे पार्टियों के लोग देश को लोकतंत्र से बाहर ले जाएंगे और ले जा रहे हैं। ठीक है सुधा जी, मैं आपके पास आऊंगा। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। पूजा जी देखिए, कुल करीब करीब 80% जो वोट हैं वो बटे हैं दोनों पार्टियों में। 15-20%, 18% का खेल है, और उसी में तेजस्वी भी लगे हुए हैं और उसी में एनडीए भी लगा हुआ है। 39% उनके पास है, 40-42% इनके पास है। 18% वोट बैंक का खेल है। 18% जिसने साथ लिया वो बिहार में निकल के अपनी सरकार बना सकता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव थोड़ा मुश्किल, कठिन रहने वाला है? चीजें आसान नहीं रहेंगी इस बार? पूजा जाए। देखिए, मुझे ही नहीं लगता, क्योंकि खुद जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ, उनका खुद का बयान आया है कि कहीं ना कहीं एनडीए ने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भरपूर तरीके से निभाया है, जिसमें कि जो जंगल राज था उसको हटाने का एनडीए ने काम किया है। कांग्रेस और आरजेडी की पूरे तरीके से उन्होंने आलोचना की है। इसके अलावा मैं एक सवाल सुधा जी से ही जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के सामने विकल्प क्या है? अगर वो सत्ता में आगे आने की बात करते हैं और अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, ऐसी क्या वो चीजें बिहार की जनता के लिए लेकर के आ रहे हैं जिससे कि जनता उनको ही वोट करे? सुधा जी काइंडली रिप्लाई। हाँ, बराबर है सुधा जी।
ये जो बातें है ना कि हम क्या करना चाहते हैं, अगर सच में इस देश में जो एकमात्र जरूरत थी लोगों को जागरूक कर देना, उनका हक और हुकूक दे देना और जिसका जितना संख्या हो उसके अनुसार आगे बढ़ा देना, आप जानते हैं बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं हो जाती है। जब व्यक्ति जागरूक होगा, शिक्षित होगा और अपने हक हुकूक को पाने के लिए उसके अंदर जिम्मेदारी आ जाएगी तो सरकारें अपने आप उसके हक पे काम करने लगेंगी। यही करने की कोशिश हो रही है। मैं हमेशा कहती हूँ जो चीज नहीं हुआ उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज के समय में वर्तमान की परिस्थितियों में हम बेहतर कर सकते हैं। ये विकल्प खुला हुआ है और आज की सरकार पिछला क्या हुआ इसको लेके आज कुछ नहीं करने को तैयार है। और आज की जनता को जानना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए सब कुछ गड़बड़ था, कुछ बेहतर नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो विकल्प है ना बेहतर करने का, शिक्षित होकर आगे बढ़ने का, अपने अपने आर्थिक से लेके हर व्यवस्था से आपको ऊपर करने का। लेकिन जिस तरह से सरकार अपने आप को बता के, जुमला दिखा के, जिस तरह से प्रचार करके, पत्रकारिता को अपने फेवर में करके, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से हो रहा है, मैम आप भी जानती हैं कि इस देश में चीजों को चुप कराने, प्रश्न को पूछने को खात्मा करने की कोशिश हो रही है। और लोकतंत्र में अगर प्रश्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि जनता जिस दिन प्रश्न करना शुरू कर देगी कि झूठ के पांव अपने आप खत्म हो जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि व्यक्ति जितने, चाहे वो बिहार हो चाहे पूरे देश के लोग हों, शिक्षा उनके हाथ का वो औजार है जिसको कोई छीन नहीं सकता। और ये सरकार मात्र उससे ही बच्चों को दूर करने की कोशिश कर रही है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये प्रश्न बार बार करना कि आपने क्यों नहीं किया, अरे नहीं किया आप तो कर रहे हैं ना, मेरे पिता ने पहले शहर में घर क्यों नहीं बनाया, ये प्रश्न बड़ा नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा आप जीवन में या देश के लिए या प्रदेश के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते। हारना ये बात नहीं है कि हमको जनता पसंद नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं जनता हमें वोट दे रही है। हाँ, उनकी संख्या उनके सापेक्ष कम हो जा रही है, बस इतनी बात है। ये पूर्णतः जीत रहे हैं, ये बात कहीं भी सही नहीं है। ये लोकतंत्र है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एक भी मतदाता मेरे फेवर में है, इसका मतलब वो चाहता है कि सामने वाला न हो। और इसी सत्यता को, इसी लोकतंत्र की जीत को बनाए रखने के लिए, संविधान की जीत को बनाए रखने, हमने जब चुनाव आयोग का शुरू हुआ था, हमने इसलिए विरोध किया था कि जानबूझ के जो 2003 के पहले जो भी लोग होंगे, मेरे माँ बाप का नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, मेरा भी नहीं है, शायद आपका भी नहीं होगा, जो घर में पैदा होते थे उनका नहीं बनता था। तो इस तरह से जानबूझ के वोटरों को हटा देना, उनके जो मतदान का प्रथम अधिकार है, लोकतंत्र का प्रथम अधिकार है, जो दिलाने के लिए कांग्रेस ने विश्व में, आप जानती है कैसे महिलाओं को, बाकी लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया, ये खत्म करने की कोशिश हो रही है। ठीक है सुधा जी, मेरे साथ तो जी माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। अरुण कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। अरुण कुमार जी, डिबेट में थोड़ा आप लेट है, लेकिन मैं आपको फिर से एक रिव्यू दे देता हूँ। हम बिहार की सियासत पर बात कर रहे हैं, वोट परसेंटाइल पर बात कर रहे हैं, और जिस तरह से अब तेजस्वी यादव लगातार वोट इंटैक्ट करने की कोशिश पे लगे हुए हैं। मुझे एक बात बताइए अरुण कुमार, अगर MOI समीकरण की बात करें तो करीब मुस्लिम वोटर्स करीब 18% के आसपास हैं, यादव वोटर्स की संख्या करीब 14% है, और जो दलित, पिछड़ा, SC ST OBC की अगर बात करें तो करीब 9-10% ये भी हैं। तो तेजस्वी यादव की झुंझलाहट इसीलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि रिफॉर्म की वजह से, जो वोटर रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन ला रहा है, उसकी वजह से दलित, पिछड़ा और बहुत सारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कागजात पूरे नहीं कर पाएंगे, ये झुंझलाहट है? या ये बेहतर होगा कि रिफॉर्म की वजह से जो अवैध वोटर्स हैं वो बिहार से हटा दिए जाएंगे, ये एक मसला है? या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि पासवान, मोची, मुसहर, कुर्मी, वैश्य, कानून, नोनिया, कहार, ये तमाम जो दलित जातियां हैं ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को सपोर्ट करती हैं, और नीतीश कुमार और चिराग पासवान की वजह से ये वोट हमेशा कटता रहा है आरजेडी के लिए। इस बार विधानसभा चुनाव में आप किस तरह से देख रहे हैं? ये सारी जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ खेल 18% का है अरुण कुमार, ये जिसकी तरफ हो गया वो सरकार बना लेगा बिहार में, ये बात आप भी जानते हैं अरुण कुमार। देखिए स्पष्ट बिहार की जनता तैयार बैठी है एनडीए सरकार को हटाने के लिए। जन विश्वास का प्रतीक तेजस्वी यादव जी बन चुके। चूंकि तेजस्वी यादव जी भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे, इधर उधर की बात नहीं करते। तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, जो जनता के मूल सवाल है, ज्वलंत सवाल है बिहार वासियों पर। चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, भ्रष्टाचार की बात कर लें, गरीबी, चाहे भाषा की बात कर लें, उनकी स्तरहीन भाषा की बात कर लें, अरुण भाई वो भी ऐड कर दीजिए।
सुन लीजिए ना, हाँ। चाहे आप अपराध की बात कर रहे हैं, अगर आप इतिहास देखेंगे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, देश में पहली बार तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे की राजनीति शुरू की। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात की। साथ ही कहा हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आपने देखा सत्ता पक्ष में बैठे लोग क्या क्या बोला करते थे। नीतीश कुमार जी भी कहा करते थे कहां से नौकरी देंगे, बाबूजी के घर से नौकरी लाएंगे, बिहार के खजाने में तो पैसा है ही नहीं। अरे अरुण कुमार, जमीन के बदले नौकरी देने वाला कार्यक्रम तो नहीं शुरू हो जाएगा? अब सुन लीजिए ना, आप क्यों इतना बेचैन हो रहे हैं? नहीं बेचैन नहीं, नौकरी दीजिए, जमीन के बदले नौकरी तो नहीं देंगे आप लोग फिर से? थोड़ा सा धैर्य से आप बैटिंग करिएगा, आपको बैटिंग करने की पूरी आजादी। सुन लीजिए ना, अगर सवाल किए जी, आपने देखा 17 माह का सेवा काल तेजस्वी यादव जी का, महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, 5 लाख सरकारी नौकरियां, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, जातीय आधारित गणना, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी, नौकरी लॉ, मेडल लॉ, नौकरी पाओ ऐसी योजना। तो ये तेजस्वी यादव जी का संकल्प। और आप जो नौकरी है, जमीन 2 नौकरी लेने की बात कर रहे हैं, सवाल किए, वही माइका लाल बता दे 17 माह के सेवा काल में 5 लाख सरकारी नौकरियां भूपेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, भूपेंद्र यादव के अनुरूप, सुन ली, प्रण के अनुरूप मिला, और कोई एक आदमी को ला के खड़ा कर दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलेंगे, एनडीए के लोग क्या बोलेंगे? आरक्षण खोर, रोजगार खोर, नौकरी खाने वाले लोग, जिनके डीएनए में संविधान का विरोध, आरक्षण का विरोध, गरीबों का विरोध, दलितों का विरोध, पिछड़ों का विरोध, उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को। इसलिए ये लोग समझ चुके हैं कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है, तो इनके जो प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे आप सीबीआई की बात कर लें, इनकम टैक्स की बात कर लें, चाहे गोदी आयोग की बात कर लें, मेरा सवाल जो है ये लेके आप पुनरीक्षण को लेकर जो था, पार्टी का नेता का, तेजस्वी यादव जी का क्या था? टाइमिंग को लेकर था, प्रक्रिया को लेकर था, दस्तावेज को लेकर था। और आपने देखा जो हमारा सवाल था, माननीय उच्च न्यायालय ने भी उन्हीं सवाल को दोहराया, और चुनाव आयोग को आपने देखा सुझाव भी दिया। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते, संविधान की बात करते। बाबा साहब के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, वोट का अधिकार, और आज आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के इशारे पर गरीबों का वोटबंदी करने का एक सोची समझी साजिश रचा जा रहा है। ये जग जाहिर है, देखिए ना, हो तो रहा है। आज अखबार उल्टा के देख लीजिए, कितने तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है जी। 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके बिहार से, वो अब कैसे पुनरीक्षण कार्य में भाग लेंगे? गन्ना पत्र कैसे भरेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, मैं भागलपुर जिला से आता हूं और पटना में रहता हूं, और मैं जाने की तैयारी ही कर रहा था कि हम अपना गन्ना पत्र स्वयं भर देंगे दस्तावेज के साथ। आज मैसेज देखते हैं आ गया कि आपका सफलतापूर्वक गन्ना पत्र भरा गया। वाह, क्या कहेंगे? यही अगर करना था लोकसभा चुनाव के बाद, क्यों नहीं आप कर लिए? ठीक है भूपेंद्र यादव, जवाब दीजिए। ठीक है अरुण जी, अभी डिबेट में बहुत टाइम है, मैं मौका दूंगा आपको, मुझे अभी जाना है पूजा जैन के पास भी। भूपेंद्र यादव, आपने सुन लिया, आप नौकरी खोर, आरक्षण खोर और पता नहीं क्या क्या खाने वाली पार्टियां हैं। जवाब दीजिए, फिर मैं पूजा जैन के पास जा रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं बता दूं अमित भाई की भ्रष्टाचार और परिवारवाद और वंशवाद के जो है ना बुनियाद पर खड़ी है इनकी राजद की पार्टी रे भाई। ये समाजवाद का बहुत बड़े जो है ना ढोंगी लोग हैं।
ये जो है ना सत्ता हथियाने के लिए एन केन पर केन इनका जो जितने सारथी हैं, तो बिहार की जनता भली भांति समझ गई है ना भाई। आई हमारी बहन सुधा ये बोल रही थी कि बिहार के अंदर में जो है हमारा गवर्नमेंट बनेगा, तो इनका तो जमीनें नहीं है। इनको 65 साल से बिहार की धरती से बिहार की जनता जो है ना बनवासी बना दिया है जी। इनका नेता प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं। अमित जी, इनको भी पूछ लीजिए, आपकी जमीन है? भदैया बैंक किन नंबर की पार्टी के सहारे राजनीति कर रहे हैं बिहार में? और दूसरी बात, अरुण यादव बोल रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है कि ये भी पाल है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। अरुण भाई, आप पाल हो? आप पाल की बात, अरे यार, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात पास में तेजस्वी पाल सामाजिक न्याय की देन ही है जो आज जाता है, भाषण दे रहे हो और जा करके जो है गरेड़ियों के बीच में कहते हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे तो 20-20 को भेड़ा भेड़ी देंगे। अरे भाई, तो ये बताइए कि 95% किसनौट और मजरोट यादव है, उनको आप 20 गो गाय कब दीजिएगा? ये अमित जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं। ये जो भ्रष्टाचारी लोग लैंड फॉर जॉब मामले में, ये लोग पूरी तरह से बाले बच्चे जो है ना मोटरी ले करके या दिल्ली धंधा देके तो धंधा तो आप देने का काम करते हैं। और दूसरी बात कि 960 करने का काम किया भाई एनडीए के लोगों ने किया। हमारे जदुवंश के गौ माता के आहार को खाने वाला ये लालू प्रसाद जी, ये पूरे परिवार जो है ना कन्विक्टेड है रे भाई। ये पूरे देश की जनता इनके बारे में जानता है कि अब जो है ये पूरे बिहार की जदुवंश को अभी ठगने चले हैं। तो हम लोग तो ये जान रहे हैं कि इनका माई समीकरण जो है ना एकदम पूरी तरह से क्रैक हो गया रे भाई। अब बहन सुधा के तो यहाँ जमीन में नहीं है, ये तो झूठ मूठ के पसीना छोड़ा रही है। इनको तो लोग जानते भी नहीं है। जवाब देना है। गांधी कांग्रेस के आ रहा हूँ बसाहबल से जो है वोट बिहार की एक कौन सा मुद्दा पे डिबेट कर रहा है, ये भाषण दे रहा है, नौकरी की बात करते हैं हमारे अरुण भाई, इनके पास में अमित जी कौन सा मुद्दा पे डिबेट करा रहे हैं, ये तो संजय यादव को बिहार की जनता वोट करती है जी, और संजय यादव को हरियाणा से राज्यसभा ले आते हैं। पहले इनसे जुड़े राहुल गांधी को राज्यसभा से ले आते हैं, इनको समझ नहीं है क्या? को राज्यसभा से ले आते हैं। ठीक है भूपेंद्र यादव, रुक जाइए, मुझे पूजा जान के पास जाना है। भूपेंद्र यादव, ये पार्टी के प्रवक्ता हैं सुधा जी, और आप माफी मांगिए सुधा जी कह रही हैं, क्योंकि आपने जिस तरह की भाषा और शैली का इस्तेमाल किया उससे क्षुब्ध हैं सुधा जी, नाराज हैं। आप माफी मांगिए और मन बनाइए माफी मांगने का। तब तक मैं पूजा जैन के पास जाता हूँ। सुधा जी माफी वाफी कोई मांगता नहीं है यहाँ। नहीं, पहले सुनिए लीजिएगा, लेकिन मैं ऐसे और अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे भी आता है करना के ऊपर जो है कि भाषा इनके पास में कोई प्रमाण कर रहे हैं, ये आपका फर्ज बनता है कि आप इनको रोके ऐसी बात के लिए। ठीक है भूपेंद्र यादव, पूजा जैन, दो चीजें हैं। एक तो भूपेंद्र यादव, बस अरे डिबेट में बहुत टाइम है। भूपेंद्र यादव मैं आ रहा हूं। सुधा जी नाराज हो रही हैं, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करिए। पूजा जैन, दो चीजें हैं। बीजेपी वोट रिफॉर्म करा रही है, आरजेडी और विपक्षी गठबंधन की ये झुंझलाहट है, क्योंकि ये सबको पता है कि 30 से 40% जो क्रक्स वोट बैंक है ये वोटर रिफॉर्म के चक्कर में कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ये सब जानते हैं। और तेजस्वी यादव की भाषा की मर्यादा उन्होंने पार नहीं की, इनफाइनाइट किलोमीटर आगे चले गए। पत्रकार ने सवाल पूछा तो सूत्र को उन्होंने मूत्र कह दिया। पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था टीवी पे और उन्होंने वहां भाषा का इस्तेमाल किया। मेरा सवाल यह है कि राजनीति करिए, झुंझलाहट सभी को होती है, लेकिन इस तरह की भाषा बोलना और उससे संयम जरूरी है। आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं?
बिहार के यूथ को कि उनका नेता जो एक्स डेप्यूटी सीएम है, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, पार्टी को लीड कर रहा है, अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी की लेगेसी को कैरी कर रहा है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, रोड छाप भाषा। अमित जी, मैं आ रहा हूं, एक मिनट अरुण जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, अरुण जी बीच में नहीं, मैं आऊंगा। अरुण जी आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, एक मिनट प्लीज अरुण जी को म्यूट कर दीजिए। पूजा जैन प्लीज बोलिए, पूजा जैन प्लीज बोलिए, पूजा जैन बोलेंगे जी। तो बिहार की जो राजनीति है वो जी। सेंट्रल की राजनीति पर असर डालती है, जी। ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए जी। अब बात आती है कि बिहार की इलेक्शन अभी हुए नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, डेट अभी इस तरीके से हमारे सबके सामने नहीं है जी। बट मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो अंदर से खबर आई है कि हर एक महिला को 2500 रुपए देने की बात की गई है, मुस्लिम को आरक्षण देने की बात की गई है। तो इस तरीके के जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने दिल्ली में राजनीति की, दिल्ली में भी कुछ महिलाओं को एक बनाया था, एक मोहरा बनाया था कि महिलाओं को पैसे मिलेंगे, ये होगा, जगह जगह गरीबों लोगों का हमने सपोर्ट करने की बात की थी। एट द एंड वो भी सब चीजें नहीं हुई। तो हर एक पार्टी इस तरीके की चीजें करती है। अब रही बात तेजस्वी यादव की गलत बयानी की बात करते हैं या गलत भाषा शैली की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए भाषा शैली को आप एकदम से नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि ये उनको ऊपर से मिली है। ये सेम चीज जो है लालू यादव जी में भी आपने देखी होगी, सभी ने देखी है कि जिस भाषा का वो इस्तेमाल पहले किया करते थे कि अरे भाई इधर आ, और मतलब कुछ भी बोल देना, किसी को स्टेज पे बैठ करके कुछ भी बोल देना। सो ये सब चीजें हमने इनके पूरे फैमिली में देखी है। तेज प्रताप में भी यही सब चीजें रही, तेजस्वी में भी आगे यही सब चीजें रही, और लालू जी में भी यही सब बातें हमने देखी है अक्सर। तो भाषा शैली मुझे लगता है थोड़ा साइड पे हटा देते हैं। अब बात आते हैं राजनीति पे। जब आरजेडी की सरकार थी बिहार के अंदर, मैं ये जानना चाहती हूँ उन्होंने क्या डेवलपमेंट ऐसा किया, क्या ऐसे इन्होंने जनता के लिए काम किए जो ये आगे ऐसा कुछ कर देंगे कि भाई जनता इनको वोट देगी। अब जैसे प्रशांत किशोर जी की बात मैंने जो सुनी है बड़े ध्यान से, चैनल पे डिबेट चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने बोला, उन्होंने भी हालांकि अपनी एक नई पार्टी गठित कर ली और उसमें बोलते हैं कि जन स्वराज ही जो है जीतेगी और आरजेडी भी नहीं जीतेगी, नीतीश कुमार भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, जैसे प्रिडिक्ट करते हैं लोग। इस तरीके से उन्होंने ज्योतिष के तरीके से सभी चीजों को प्रिडिक्ट करके सबके सामने रख दिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी श्योरिटी के साथ कोई भी व्यक्ति कैसे कह सकता है, या तो उनको पहले से क्लैरिटी है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ही सब जीत हमें ही हासिल होगी, हम ही सारी वोट लेकर के आएंगे। अब अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के अध्यक्ष जो लालू यादव हैं, उनकी बेटी है मीशा भारती। लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 बार तैयारी करी और दोनों बार वो हारी। तीसरी बार उन्होंने 2024 में जीत हासिल की पाटलिपुत्र से। तो ऐसा नहीं है, कभी कोई पार्टी से कोई व्यक्ति आता है, उसको एक बार हार का सामना करना पड़ता है, 2 बार हार का सामना करना पड़ता है, 3 बार भी शायद करना पड़ सकता है, बट एट द एंड जनता को उसके अंदर जब लगता है कि आज हमें लगता है कि दूसरे नेता की जरूरत है या दूसरी किसी पार्टी को स्विच करना चाहिए, 2 या 3 बार में हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जनता स्विच करती है। इसमें बहुत मुझे लगता है बहुत ही कॉमन चीज है। और बिहार की रही बात राजनीति की, तो मुझे ऐसा फील होता है, इंटरनली भी लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ही जो है विन करेगी। ठीक है, सुधा जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर सुधा, यूपी और बिहार की अगर बात करें तो यूपी में तो फिर भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, आपके पास बड़े चेहरे हैं, वहाँ पर आपके पास एक बड़ा नेतृत्व है यूपी में। बिहार में लॉस्ट एंड फाउंड वाला मामला चल रहा है। कन्हैया कुमार को आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जी वहाँ रैलियाँ करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं। क्या आरजेडी के कंधे पर हाथ रख कर बैतरनी पार करने की कोशिश है, या सच में आप, चूंकि सुधा जी मैं ये जानना चाहता हूँ डिबेट में कि बिहार को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी, आप क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे कंटेस्ट करेंगे, सीट शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कोई क्लैरिटी नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन आप उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे बतौर मुख्यमंत्री। पार्टी कह रही है कि अभी बहुत टाइम है, हम डिसाइड कर लेंगे, वोट सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी। सुधा जी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। जी क्लैरिटी तो आपने मुझे दे दी है। अभी आप भाषा की सुष्टता में बात कर रहे थे, लेकिन भूपेंद्र जी लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, आपने उनको नहीं रोका। नहीं रोका तो मैंने रोका, तभी तो मैं सुधा जैन, तभी तो मैं पूजा जैन के पास गया, नहीं तो वो बोलते ही रहते। आप प्लीज सुन लीजिए। हाँ। आपने जिस मजाकिया लहजे में उनसे कहा कि सुधा जी गुस्सा हो रही हैं। नहीं, मजाकिया लहजा कैसे पता चला आपको मैम? नहीं सुनिए, अरे सुन कैसे पता चला आपको?
आपको बताऊं कैसे चला पता? जी। पिछले 15 वर्ष से बच्चों को पढ़ाती हूँ और वो बच्चे बड़े होते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। हाँ। तो उनका टोन और उनका तरीका और वो क्या कहना चाहते हैं मालूम चलता है। जी। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरी महत्वपूर्ण, छोड़िए आपके कुछ भी कह देने से आपकी कही गई बात बदलेगी नहीं। मेरे सवाल का जवाब उस पे नहीं दीजिए आता। सुधा जी, सवाल का जवाब, नहीं, क्लैरिटी नहीं, बिहार सुन को लीजिए, लेकर। मैं आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। हाँ। बिहार, ये बताइए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या सिर्फ जीतने के लिए आती है या सिर्फ हारने के लिए आती है? राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में अपने विचारधारा को लोगों के बीच में लाने की पुरजोर कोशिश करती हैं। और कोई पार्टी तो हारने के लिए आती नहीं है। हाँ, भाजपा भी 1982 में आप जाएंगे जब बनी और उसके बाद 1-2 सीटें नहीं थी, ये भी थे ना। कभी आप ऊपर रहेंगे, कभी नीचे रहेंगे, इसका मतलब कतई नहीं है कि आपकी विचारधारा बदल जाएगी। और आप कह देंगे कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस क्यों है? अरे कांग्रेस के लोग पुनः अपनी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गठबंधन में हैं। अब गठबंधन में क्या भाजपा से पूछेंगे कि किसके कंधे पे कौन सा हाथ रख के कौन आगे बढ़ रहा है? नहीं पूछेंगे ना। गठबंधन में हम है, हमारी विचारधारा या हमारा मतभेद। नहीं सुधा जी, पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। मैं ये बीजेपी से भी पूछ चुका हूँ, मैंने यूपी में भी डिबेट की, यूपी पे उस पर भी मैंने पूछा। मैं पूछता हूँ कि भाई वहां पर नीतीश मजबूत है कि बीजेपी मजबूत है बिहार में? पूछता हूँ सवाल। नीतीश जी मजबूत कितने हैं, हाँ, और कितनी बार वो कहां से कहां गए, सबको पता है। ये बताने की बात ही नहीं जी। भाई भूपेंद्र भाई को भी कंफर्म नहीं हुआ कि इस चुनाव में वो किस तरफ रहेंगे। तो छोड़ दीजिए उनसे पूछना, इनसे पूछिए ही मत। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ठीक, यहाँ महत्वपूर्ण ये है, भूपेंद्र भाई बाद में बोल लीजिएगा, आपका अधिकार है। बोल रही थी। भूपेंद्र बात पूरी करें, सुधा जी को बात पूरी करें। भूपेंद्र जी, सुधा जी को बात पूरी करें। सुधा जी, मैं please go ahead। जानती हूँ कि हमारे गठबंधन के लोग जो कुछ आपने कहा ना कि जो चुनाव आयोग कर रहा है उससे कुछ वोट कम हो जाएंगे, तो अचानक ये याद क्यों आया? इसका मतलब लोकसभा चुनाव के चुने गए सारे सांसद बिहार से जितने हैं सब फ्रॉड है। अगर चुनाव आयोग इतनी जल्दी करने के लिए आ गया और उसने कहा कि नहीं मतदाता ज्यादा है, हटाना है, सब घुसपैठिए हैं, तो लोकसभा चुनाव को क्या करेंगे? कभी कभी प्रश्नों की तर्क शक्ति भी आना बहुत जरूरी है। अचानक मालूम चल गया, और ऐसे मौसम में जब बाढ़ ग्रस्त होता है हमारा पूरा का पूरा बिहार, जहां की जनसंख्या अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए जनता सरकार से उसका बाट जो होती है, ऐसे में चुनाव आयोग करके सब कुछ दे रहा है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस देश में घुसपैठिए कहां से आए हैं। आपको लगता नहीं है कि कुछ दाल में काला है? नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी दाल काली है। जानबूझ के चुनाव में अपनी हार को देखकर कि हम हार रहे हैं, क्योंकि जिस तरह नीतियां हैं, कुनीतियां हैं और जो भ्रष्टाचार है, मतलब भ्रष्टाचार ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार है। झूठ बोलना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं झूठ बोलो और तेज से बोलो और झूठ बोलो। तो इनकी पार्टी के लोगों ने इसको मंत्र मान लिया है और उस मंत्र को गांठ बांध के रख लिया और ये झूठी बोलते हैं। ठीक है। और इसी वजह से बिहार की जनता को मालूम है कि जो बदलाव है, वो जो कुछ परसेंटाइल है ना, जिसमें इनको कोर्ट ने भी लताड़ लगाई, कोई जवाब नहीं था इनके पास, और इनको आधार कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को रखना पड़ा, इसीलिए क्योंकि गलत कर रहे थे। अगर गलत नहीं होता तो कोर्ट ने नहीं कहा होता। तो आप बताइए ना कौन सही कौन गलत? हमारी ये जीत ही हुई ना कि ये झूठ बोल रहे थे, ये लोगों को हटाना चाहते और लोकतंत्र का पहला अधिकार छीन रहे थे। अगर गृह मंत्रालय के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं, तो गृह मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको पता ही नहीं है कितने लोग आगे घुसपैठिए, और ये लोग कर क्या रहे हैं 11 साल से? घुसपैठिए आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। चलिए पूछ लेते हैं भूपेंद्र यादव, अगर वोटर रिफॉर्म में आरजेडी के, कांग्रेस के वोट कटेंगे तो बीजेपी के भी तो कटेंगे। अगर वोट कम हो रहा है तो सभी पार्टियों के लिए वोट कम हो रहा है। जरूरी तो नहीं कि हर मुस्लिम आरजेडी को ही वोट करे, हर मुस्लिम बीजेपी को वोट करे, हर दलित आरजेडी को वोट करे या हर दलित आपको वोट करे। अगर वोट काउंट कम होंगे तो वो सभी पार्टियों के लिए होंगे, वो कांग्रेस के लिए होंगे, वो आरजेडी के लिए होंगे, और एबीसी जो और तमाम पार्टियां बिहार में भी कूद कर पहुंची हैं चुनाव लड़ने के लिए, उन सब के वोट कम होंगे। लेकिन विपक्ष जो तर्क दे रहा है, जो सुधा जी बता रही हैं, वो ज्यादा प्रबल है, या मुझे लगता है कि भाई वोट तो सभी के कट रहे हैं। अब कहीं अगर वोटर रिफॉर्म हो रहा है, किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई गया है, तो वहां जोरे नहीं सारा आरजेडी का ही वोट होगा, वहां बीजेपी का भी होगा, आरजेडी का होगा, कांग्रेस का होगा, और हम पार्टी है, तमाम पार्टी हैं, स्वराज, जनसुराज पार्टी, सभी के वोट वहां पर होंगे।
तो कोई सिलेक्टिव तो वोट रिफॉर्म हो नहीं रहा है कि भाई ये 11A जो घर है इसमें बीजेपी का वोट है, इसको काउंट मत करो, या 11B जो है वो आरजेडी वाला वोट वाला घर है, उसको काउंट मत करो। इलेक्शन कमीशन तो सबको एक साथ एक दृष्टि से देख रहा है। फिर ये आरोप, ये प्रत्यारोप, ये सब भूपेंद्र भाई थोड़ा समझाइए। ऐसा है अमित जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी बहन सुधा जो इस तरह की आरोप लगाई चुनाव आयोग के ऊपर, इनकी पार्टी और माननीय हमारे तेजस्वी जी, आपसे मैं एक नॉर्मल सी बात मैं कहना चाहता हूं, छोटी सी उदाहरण। हमारे माताजी और पिताजी 2018 और 2017 में उनकी देहांत हो जाती है जी। हमारा एक भाई साहब का कोरोना में देहांत हो जाता है। क्या ये 3 वोट कटे या नहीं कटे? हमारे बगल में दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, मैं तो यादव हूं ना, लेकिन हमारे बगल में एक शर्मा जी हैं, उनके भी माता पिता गुजर गए, तो क्या उनका नाम कटेगा या नहीं कटेगा? कटना चाहिए बिल्कुल। तो ये लोग जो है पहाड़ को जो है न सिर पर उठा लिया, पूरे बिहार की जनता को इस तरह से ये लोग कन्विंस किए, जन प्रमाण पत्र होते हैं, अरे आप भाई जनता तो को पूरा कैसे चुनाव बनाइएगा? आयोग आपका वोटे काट देगा। कहिए जरा कि तो बिहार की जनता इस तरह से समझदार है मेरे भाई। मैं आपको होता बता है दूं कि उसमें करीब गुमराह करीब अभी 11 दिन बाकी है पुनरीक्षण का काम। करीब करीब 6 करोड़ 80 लाख लोग जो है ना अपनी फॉर्म को जमा कर दिया, आपके झूठ को पकड़ेंगे और ये लोग लाख जो है ना बंदी किए। तो इनके साथ जो बंदी करने वाले लोग थे वो भी लोग जो है ना फॉर्म जा करके जमा करके आप बंदी लोग कोर्ट में समझा नहीं पाएंगे बात। ये बहन थोड़ी कोर्ट सुन में मेरी दुष्कार बात, लगाई तो ये मेरी बात बात समझा सुनो, नहीं तुम्हारी पाए बात को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। बिहार की धरती बहुत फर्टिलाइज है, ये क्रांतिकारी की भूमि है। बहन इस बात को समझो, आपकी भाषा यहाँ समझते भैया जी, आप जो गलत टिप्पणी पढ़ाती आप है, लोग झूठ बोल गंगा गंगोत्री से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जो गिराती है आप, बंगाल के खाड़ी में न गिराइए बहन। अरे आप लोग पुलों को बचाइए, हम कहाँ गिराएंगे? बंगाल के खाड़ी में गिराइए, पुलों पे गंगा भ्रष्टाचार को कम गंगोत्री से करिए। निकलती है, आपकी बंगाल सरकार के है, खाड़ी में गृह गिरती है। मंत्रालय के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको तेजस्वी बताइए। जी, झूठ बोलना बंद करिए, राहुल गांधी जी, जनता के हित में, ये क्या बिहार के लोगों जनता को के हित में काम कर लीजिए। कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, भूगोल, अरे भूगोल में पढ़ाइए हमको, भूगोल पढ़ के आए हैं, रोज पढ़ाते हैं। बिहार की जनता काफी समझदार है बहन। उनकी बात करिए, सुधा, गंगा कहाँ से गिरेंगी, कहाँ गिरेंगी सबको पता है, आपके नेताओं को नहीं पता होगा। आप लोग ठीक है, ओके अरुण कुमार स्क्रीन पर, अरुण कुमार जी ठीक है, भूपेंद्र भाई ठीक है, भूपेंद्र भाई या पॉइंट टेकन, भूपेंद्र भाई अच्छा बात कीजिए, हाँ कर लीजिए। बात मानना पड़ेगा अमित जी, राहुल गांधी जी का, गंगा का उद्गम और तेजस्वी जी का, तो इनका फुटही नाव पर कोई बिहार की जनता जदू अगर आपके झूठी बातों को जनता सुनने वाली नहीं है, हमारी फुटही नाव छोड़ दीजिए, आपके झूठी बातों को सुनने वाला नहीं है। अरे झूठ कहते ना, ठीक है अरुण कुमार आरजेडी प्रवक्ता, ठीक है सुधा जी, भूपेंद्र यादव ठीक है सुन लो। अरुण कुमार जी, वोटर रिफॉर्म हो रहा है बिहार में। भूपेंद्र भाई मैं आ रहा हूं भूपेंद्र भाई, जस्ट होल्ड ऑन भूपेंद्र भाई, रिलैक्स भूपेंद्र यादव रिलैक्स, और भी मेरे पास वक्ता है, उनको भी बोलने देंगे प्रभु। ठीक है अरुण कुमार जी, वोटर रिफॉर्म हो रहा है, मोटा मोटा जो हिसाब किताब लगाया है हम लोगों ने, पूजा जैन भी एक बार मेरे साथ एक डिबेट में थी, तो हम लोगों ने जो उस दिन हिसाब किताब लगाया तो करीब 35-40% वोट वाला जो ब्रैकेट है वहाँ पर रिफॉर्म होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे वोट कट सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मजदूर वर्ग है, मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पेपर्स नहीं, कुछ तो ऐसे इनके पास आधार भी नहीं है। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार नहीं बना, शायद अब वो बनवाने के लगे क्योंकि BLO दरवाजे पहुँच रहे हैं। अगर ये काम हो जाता है अरुण कुमार, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी का नुकसान होगा, विपक्ष कह रहा है कि वोट काटने की ये बैकडोर NRC आप लोग इसे बता रहे हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर सोल्यूशन क्या है इसका अरुण कुमार? अगर ये हो जाता है तो सरकार को तो रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई प्रक्रिया जारी रखिए, और सवाल पूछा है कि आधार को क्यों नहीं रखा। 28 तारीख को सुनवाई है। मुझे जो अंदाजा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि रोक लगाएगा वोटर रिफॉर्म पे। आगे क्या करेंगे फिर अगर ये हो गया तो अरुण कुमार जी? हमें हंसी आ रहा था, हाँ, विश्व स्तरीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे अपने घर से ही,
कि हमारी माँ का देहांत हो गया, भाई का कोरोना में देहांत हो गया, उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, इतनी भी समझ नहीं है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को। अरे भैया, जनवरी में इससे पहले ही तो रिव्यू हुआ, ये तो चलते ही रहता है। कौन अब बताए अमित जी, आप भी उनको नहीं टोक पाए, ना समझ के तरह वो बात परोस रहे थे। ये तो विशेष गहन पुनरीक्षण का सवाल है। वो दे रहे थे कटना चाहिए कि नहीं। अरे जनवरी में जो प्रकाशित किया, क्या वो गलत था क्या? 2024 में कोरोना काल के बाद जो है चुनाव हुआ, जिस मतदाता सूची के आधार पर, क्या वो गलत था क्या? 40 में 30 MP NDA के चुनकर चले गए। तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है सच्चाई से। अब जिलेबी का जो है ना, वो फॉर्म में जिलेबी और देवघर में पकड़ाया है बंडल जिलेबी के दुकान से, जिलेबी बांध बांध के दुकानदार बेच रहे हैं, अखबारों में। तो ये आप जो बोल रहे थे अमित जी, हमारे नेता ने जो कहा सूत्र को मूत्र, तो बड़ी उसको व्याख्या कर करके आप पूजा जी से अब सवाल कर रही थी। कराची पर कब्जा हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया सूत्रों के हवाले से। सूत्रों के हवाले से पता चला घुसपैठी है बहुत ज्यादा बिहार में। ये जो हो रहा है अभी रिव्यू, ये चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है। ऐसे सूत्र को क्या कहेंगे? ऊपर करके बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना, सुनिए तो ना, सूत्र को सूत्री बोलेंगे, हम सूत्र नहीं बोलेंगे। अरुण जी, क्लैरिटी रखिए आप इस चीज पे। नोटबंदी के समय अरुण कुमार, आपने मास कम्युनिकेशन पढ़ा है क्या? सुनिए ना, पत्रकारिता पढ़ी है क्या कहाँ आपने? से बीच में आ गया? अरे सुन लीजिए ना, आपने पत्रकारिता पढ़ी है क्या? अब सूत्र हमारे हैं, मेरे भी बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत खबरें ब्रेक की, बहुत सारी खबरें चलाई, सूत्र नहीं बताया। नहीं, तो मतलब हमारे सूत्र को मूत्र थोड़ी बोल देंगे आप, आपके नेता। अमित जी, ये लोग सुन लीजिए ना, के सूत्र के ज्ञान नहीं है। ये लोग जो है रोड जाम करके लूटे वाला पार्टी है लोग। ये सब लोग रात के ये लोग जो है राजद के प्रवक्ता कूदने को आप जो कोई बालू लूटता है। अरुण जी बात पूरी करिए, अरुण जी बात पूरी करिए, अरुण जी बात पूरी करिए। सुन लीजिए ना, भूपेंद्र भाई 1 मिनट, भूपेंद्र भाई 1 मिनट, अरुण जी बात पूरी करिए, अरुण जी बात पूरी करिए। अरुण जी, अमित जी, मैं तो 15 मिनट बाद जुड़ा था। हाँ, उसके पहले भी बीजेपी के प्रवक्ता बोले होंगे और सत्ता संरक्षक पत्रकार भी बोले होंगे। मैं तो बाद में जुड़ा हूं, सेकेंड राउंड में ही तीनों तरफ से क्यों कूद जाते हैं भाई? आप तो इत्मीनान से भाजपा प्रवक्ता को सुनते हैं। आपको भी सुन रहा हूं। ये जो पूजा जी को भी सुनते हैं। अरुण जी बिल्कुल नहीं सुनते। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे की, मैं तो मुद्दे की ही हाँ, बात तो मुद्दे पे आइए। ये सब बातें मैं सुनने के लिए बैठा हूं सबको यहाँ पे। आप अपनी बात रखिए। सुनिए, सुनिए, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, मुद्दे की ही तो बात कर रहा हूँ। नोटबंदी के समय कि अब इस बार जो आएगा ना 1000 का नोट, उसमें चिप्स लगा रहेगा, चिप चिप चिप, और जमीन के अंदर भी रहेगा ना वो रुपया गाड़ा हुआ, फेवरेट करेगा, फेवरेट। सूत्रों के हवाले से खबर चली। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था अरुण कुमार? सूत्रों के हवाले से एक और खबर। अरुण कुमार, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर वोट रिफॉर्म हो जाएंगे, जो वोट बैंक कटेगा उसको कैसे मैनेज करेंगे? सवाल मैंने आपसे ये पूछा था। अपने नेता की भाषा को ठीक करने के बजाय उसकी वकालत कर रहे हैं बैठ के। आपके नेता की अभद्र भाषा की को डिफेंड कर रहे हैं बैठ के आप यहाँ पर। तेजस्वी यादव ने ठीक कहा ना, अपने नेता की बकवास भाषा को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं आप। मैंने आपसे पूछा कि वोट रिफॉर्म हो जाएगा तो जो डर है कि वोट बैंक कटेंगे उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? तेजस्वी यादव के घटिया बयान को यहाँ पर आप आके डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे पत्रकारिता समझा रहे हैं, मुझे 1000 की नोट समझा रहे हैं। सर जो सवाल पूछा वो बताइए, सर जो सवाल पूछा वो बताइए। मीडिया क्या कर रहा है वो मत बताइए, फिर आप क्या कर रहे हैं वो भी बताने के लिए बहुत सबूत हमारे पास है। ठीक है, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लालू यादव क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, सबका सबूत मीडिया के पास रहता है। हमारे पास बीजेपी के भी सबूत हैं, आपके भी सबूत हैं, कांग्रेस के भी सबूत हैं। जो सवाल पूछा वो बताइए सर, जो सवाल पूछा वो बताइए।
आप ही के सवाल का जवाब नहीं, दे सवाल रहा का हूं। जवाब ये आपने नहीं तो था। पहले इसे ये छेड़ा, 1000 रुपए की तो मैं चिप्स कहां से आ छोड़ूंगा गई? कैसे? कराची कहां मैं से आ गया? कैसे छोड़ूंगा? मैंने पूछा आपसे कि रिफॉर्म के बाद जो अरे वोट भैया, कटने का डर अरे आपको है, सुनिए, मैं बता उसको रहा पार्टी हूं, कैसे मैनेज चिल्लाते करेगी? हैं इतना कैसे क्यों? आप कन्विंस करेंगे वोटर्स को? कैसे आप चुनाव प्रचार में आप जाएंगे? जवाब ये देना चाहिए। अरे मुझे भैया, पत्रकारिता मत सिखाइए सुनिए- बॉस, मैं आपको राजनीति नहीं मुझे सिखा मत रहा हूं। सिखाइए। मैं आपको राजनीति मुझे नहीं मत सिखा रहा हूं। राजनीति सिखाइए। मुझे पत्रकारिता मुझे मत सिखाइए। राजनीति मत सिखाओ यार। भाषा सीखिए, बोलना सीखिए, बैटिंग- अपने बैटिंग नेता को करिए, बोलिए, खोल बात के। करने की तमीज आप सीखे। खोल के तेजस्वी यादव को खोल बोल के दीजिएगा, मोदी जी का बोल बैटिंग दीजिएगा। करिए। अमित सिंह ने कहा कि खोल भाषा कर- संयम में रखकर बात नहीं, करें नहीं। और तमीज अरे सीखे बात मैं करने की। आपको- पत्रकारिता मत आप सिखाइए पूरा सर, खुल वो आपके के- बस की बात नहीं खुल है। के- बड़ा पसीना बहाना खुल पड़ता के है रिपोर्टिंग करने के गोदी लिए। में खेलिए। -20 में भी आप जाते हैं और खुल के 50 गोदी में भी में जाते हैं। खेलिए। जंग के मैदान में जान अरे जोखिम भैया। में डालकर रिपोर्टिंग भी करते हैं। एसी में बैठकर माइक लगा के काम नहीं होता सर। अरे भैया सुन लीजिए, इजराइल में आप रिपोर्टिंग पूरा करके आए इसी सर, में बगल में बैठकर- बम और गोलियां चलती थी। इस तरह से मत हमें पत्रकारिता अरे मत सिखाइए भाषण, आप सर, सुनिए। हमें मत सिखाइए। अरे जब आप- बाढ़ में 30 फीट पानी बिहार में होता है ना, हम ही पत्रकार नाव पे जान जोखिम में डालकर दुनिया को दिखाते हैं। चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे लालू की सरकार हो, हम सबके लिए रिपोर्टिंग करते हैं। बिहार का सच हम सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं दिखाते, सबके लिए करते हैं। और पटना में बैठ के इसी प्रवक्ता की तरह बात करना बहुत आसान है पूरा सर। बोलिए। थोड़ा इजराइल में चल के बोले रिपोर्टिंग मेरे क्या साथ 3 झूठ है? महीने कर ली बोलिए, होती मैं आपने, दिया। आपको आप समझ में पूरा आ जाता। बैटिंग कर लीजिए। खैर समय नहीं है, माफी पूरा चाहता हूं। आप लोगों को भाषा की संयमता बहुत जरूरी है, व्याकरण का कोर्स करिए आप लोग, और तेजस्वी यादव को तो जरूर पढ़ाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र यादव आपका भी, अरुण कुमार आपका भी, सुधा मिश्रा आपका भी, और पूजा जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक होता है थेथरोलॉजी, जो बिहार के रहने वाले वो समझते हैं। थेथर होना, ढीठ होना, मोटी पीठ होना। आरजेडी की मोटी पीठ है भाषा के संयम को समझने के बजाय वो हमें सिखा रहे हैं कि मर्यादा क्या होती है, मीडिया की रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, सूत्र किसे कहते हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।